हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, चकाचक होंगे एंड अपनी पढ़ाई बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो लेक्चर 1 2 3 4 5 आपके लिए अपलोड हो चुके हैं एंड आई होप आप सब ने उसमें बड़ी अच्छे से उसको पढ़ा होगा। इसके रेस्पेक्ट में एनसीईआरटी को रीड आउट किया होगा, नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे एंड अभी तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड जो बच्चे आज लेक्चर 6 से जुड़ रहे हैं तो उनको मैं प्लीज़ बोलूँगा कि जाके आप लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक देखिए। उसमें बहुत बेसिक तरीके से मैंने सारी चीज़ों को समझा रखा है एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। सो किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपन छोटा सा क्या लेते हैं, रिकैप लेते हैं। सो रिकैप के अंदर हम अगर लेक्चर 1 से लेक्चर 5 की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को खत्म कर लिया है, जहां डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स, लॉथरमेयर कर्व, लेवोइजियर, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन ने खत्म कर ली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे चल के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट हुई। तो यही जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हुई तो हमें पता चला 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। सो पीरियड्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं एंड अभी हमारा ऑनगोइंग जो चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के अंदर हमने ग्रुप 1 और 2 जिसको एस ब्लॉक कहते हैं एंड ग्रुप 13 to 18 जिसको पी ब्लॉक का दर्जा दिया गया है उनको कंप्लीट कर लिया। तो अब बचा कौन? अब बचे हैं हमारे ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, जिनको हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक के नाम से पढ़ेंगे एंड इसी डी ब्लॉक के अंदर से कुछ एलिमेंट्स को अलग से पीरियोडिक टेबल के नीचे जमाया हुआ है जिसको हम एफ ब्लॉक की तरह पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। एंड इसी के साथ सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो इनिशियली आपको अभी ये ध्यान रखना है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज उनके बीच में ट्रांजिशन करती है। बट देयर इज वन मोर डेफिनेशन कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। जब आईयूपीएसी गवर्निंग बॉडी केमिस्ट्री के लिए बनी थी तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। सो वो मॉडिफाइड एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ क्या ध्यान रखना है, क्योंकि डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाले एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से इनको प्रॉपर्टीज उनके बीच में ट्रांजिशन करती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? अब अगर इसी डी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यही जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आपके पीरियड 4 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं बच्चों? पीरियड नंबर 7 तक फैले हुए हैं। साथ ही साथ ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ग्रुप 3 से ये लोग चालू हो जाते हैं और कहां तक फैले हुए हैं ये लोग? ग्रुप 12 तक ये लोग फैले हुए हैं। तो पीरियड 4 से 7 और ग्रुप 3 से 12 के बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। यहाँ पे बेटा जितने भी एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं या डी ब्लॉक का हिस्सा है वो सब के सब कौन है बेटा? मेटल से। वो सब के सब कौन है? मेटल से। आ गई बात समझ में? चलो अब स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को समझना, याद करना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम सब कुछ समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद हमारा सबसे पहले ग्रुप 3, ऐसे मेंशन कर देते हैं, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12। ठीक है बच्चों? तो अगर मैं इनको यहाँ पे देखा जाए तो मेंडलीव के हिसाब से आज के लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के हिसाब से कौन सा ग्रुप के सब ग्रुप को डिनोट करता था मेंडलीव की, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारा ग्रुप 11 है इट इज कंसिडर्ड एज 1B। ग्रुप 12 है जो हमारा इट इज कंसिडर्ड एज 2B। ग्रुप 3 हमारा किसकी तरह कंसिडर्ड होता है? 3B की तरह। ग्रुप 4 हमारा कंसिडर्ड होता है बच्चों 4B। ग्रुप 5 हमारा कंसिडर्ड होता है 5B। ग्रुप 6 होता है 6B। ग्रुप 7 होता है 7B एंड ग्रुप 8 9 10 जो है इनको कंबाइंडली मेंडलीव के समय में ग्रुप 8 बोला जाता था। तो हमने पढ़ा था मेंडलीव में कि जो ग्रुप 8 है वो 3 कॉलम्स के इंडिविजुअल ग्रुप की तरह काम करता है। तो देखिए आपके सामने जो 3 ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10 कॉलम्स हैं इनको हम लोग मेंडलीव में ग्रुप 8 का ट्रीटमेंट दिया करते थे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यही जो हमारे ग्रुप्स में अंदर जितने भी एलिमेंट रहते हैं, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ पीरियड। सो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो यही जो फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हीं को प्यार से 3D सीरीज भी कहा जाता है। अब इनको 3D सीरीज क्यों कहते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने का क्या तरीका, क्या कहानी हो सकती है?
तो इसकी एक सिंपल सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की है जो एक लड़के से प्यार करती है, उसके लिए बड़ी पॉसेसिव है और उससे शादी करना चाहती है। तो जब उसको मनाती है कि भाई मुझसे शादी कर लो, लड़का मान जाता है कि हाँ चलो शादी भी कर लेता है। एंड फिर उस शादीशुदा जिंदगी में किस तरीके से उसके क्या आती हैं बदलाव आता है, और वो बदलाव उस लड़के से क्या क्या करवाता है, वो आपकी यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी है। तो देखो लड़की सबसे पहले तो भाई मना रही है, तो मनाती हुई लड़की क्या बोलेगी, तो मनाती हुई लड़की आपको बोलेगी सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो लड़की क्या कह रही है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो सुनो का मतलब हो गया स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तुम का मतलब हो गया टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, विवाह का मतलब हो गया 23, कर लो मतलब क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मुझसे का मतलब हो गया मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, फिर का मतलब हो गया आयरन एटॉमिक नंबर 26, कोई का मतलब हो गया कोबाल्ट 27, नहीं का मतलब हो गया निकल 28, कहेगा का मतलब हो गया कॉपर 29, अनजानू का मतलब हो गया जिंक एटॉमिक नंबर 30। अब आपको मालूम है फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड एलिमेंट है तो इनके लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी, थर्ड पीरियड वाली। थर्ड पीरियड में नोबल गैस कौन सी होती है, आर्गन। तो इन सब के लिए जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त वो कौन होगा बेटा, आर्गन। तो मैं सब में आर्गन लिख देता हूं। अब आर्गन पे आपको मालूम है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन जो एंड होती है वो 3p6 पे होती है। और ये चीज पी ब्लॉक में ग्रुप 18 भी हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप 18 की कॉन्फ़िगरेशन np6 पे खत्म होती है, तो थर्ड पीरियड वाले के लिए कहाँ पे खत्म होगी, 3p6 पे। अब 3p6 के बाद जो नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। स्कैंडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 21। तो जो नया ऑर्बिटल के अंदर होगा तो 3p6 के बाद आता है 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 3d1 में। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि आपकी लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो किस में हो रही है, डी सब शेल में हो रही है। तो ये आपको दो बात बता रहा है कि डी सब शेल में जा रहा है, इसी वजह से आपको पता चल रहा है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। एंड 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ही फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट को हम 3d सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3d सीरीज। तो फोर्थ पीरियड के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको 3d सीरीज क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंट्री किस में हो रही है, 3d ऑर्बिटल में। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें तो अब नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d2, फिर से वेनेडियम में 4s2 3d3। अब क्रोमियम क्या होना चाहिए, 4s2 3d4। भाई सीरीज जो जनरल ट्रेंड जो जनरल वेरिएशन के हिसाब से चेक करूं तो यही होना चाहिए कि नहीं, बट इनऑर्गेनिक विदाउट एक्सेप्शन क्या ही मजा है। तो होता यह है बेटा कि आपके पास जो 4s और 3d ऑर्बिटल होते हैं, सो देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल। अब आप खुद सोच सकते हो बच्चों कि 4s और 3d ऑर्बिटल के बीच में क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है और ये लोगों को मौका मिलने पर अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज इनको मिल रही है। अब आप सोचेंगे सर ये हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कैसे, क्या बोल रहे हो सर। तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि लेट सपोज मेरे पास डी सबशेल है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10। तो अगर डी ऑर्बिटल में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको कहते हैं फुलफिल्ड। और अगर डी ऑर्बिटल में इसके जस्ट आधे 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको कहते हैं हाफ फिल्ड। और जैसा कि मैंने ग्रुप 15 में भी आपको बताया था np3 हाफ फिल्ड थे कि नहीं, तो उसी तरीके से जिनके पास भी अपने ऑर्बिटल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जस्ट आधे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको एक अलग तरीके की स्टेबिलिटी महसूस होती है अपने अंदर एंड इट इज नोन एज फुल फिल्ड स्टेबिलिटी या फिर हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। तो क्रोमियम कहता है कि यार अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए तो मैं D4 से D5 बन जाऊंगा एंड D4 से D5 बनने के बाद मैं इस हाफ फिल स्टेबिलिटी का मालिक बन जाऊंगा जो मुझे एक्स्ट्रा स्टेबल कर देगी। इसी वजह से क्रोमियम क्या करता है, अपने s के एक इलेक्ट्रॉन को d में जंप करा देता है। और क्यों करा पाता है, क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस क्या है बच्चे, बड़ा कम है और इसी तरीके से ये हाफ फिल स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। अब
मैंगनीज ने क्रोमियम को बोला और कहता है कि भाई तू था 4:3d4 और अगर तू 4:3d4 होता तो मैं 4:3d5 होता, बट तेरे इस हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को अटेन करने के चुल ने एक s के इलेक्ट्रॉन को d में भेज दिया, तो अब मेरा नया इलेक्ट्रॉन भी अगर d में आएगा तो मैं तो 3d6 हो जाऊंगा और जो घर बैठे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है उससे हाथ धो बैठूंगा। तो इसीलिए मैंगनीज कहता है भाई मैं इस तरीके की किसी चीज में कोई साथ नहीं दूंगा, मैं पैदाइशी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला था वही रहूंगा। इसीलिए मैंगनीज में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो वापस से s में जाता है एंड इसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मेंटेन्ड रहती है। देन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आयरन को तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए 4 नॉर्मल ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो गया, 4:3d6, 4:3d7, 4:3d8। अब आई बात कॉपर की। सो कॉपर को होना क्या चाहिए, 4:3d9, बट कॉपर ने क्रोमियम का एग्जांपल दिया कि भैया इसके एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से इसको हाफ फुल स्टेबिलिटी मिल रही है, तो मैं भी अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप कराऊंगा तो मुझे भी क्या मिलेगी, फुल स्टेबिलिटी। तो इससे बोला क्यों कराना चाहते हो, तो इसने यही सेम रीजन चेप दिया, क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस क्या है, लो है। एनर्जी डिफरेंस लो है तो मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डी में भेज सकता हूं, और जैसे ही मैं डी में भेजूंगा तो मुझे d10 फुल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि भाई एक बंदा अगर ये काम कर चुका है तो दूसरा भी कर ले, क्या ही जा रहा है। इसीलिए कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 4s1 3d10 देखने को मिलता है। जो आपकी अगर 3d सीरीज फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, यहां पर आपको दो जगह पे एक्सेप्शन देखने को मिला, एक क्रोमियम पे देखने को मिला और दूसरा एक्सेप्शन आपको कॉपर पे देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि D10 पूरा भर चुका है तो नया इलेक्ट्रॉन D में जाएगा नहीं, और जिंक 3d सीरीज का ही एलिमेंट है इसलिए बचा हुआ इलेक्ट्रॉन S में चला जाता है एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 बन जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे फोर्थ पीरियड 3d सीरीज के डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने कितने प्यारी न्यूमोनिक्स से याद किया है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद हमने कैसे लिखनी है, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, क्यों वो एक्सेप्शन आ रहा है, उसका लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें देखो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में, फिफ्थ पीरियड के बारे में। सो फिफ्थ पीरियड के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं 4d सीरीज। क्या कहते हैं बच्चे, 4d सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनको, तो लड़की ने जब शादी कर ली तो नए नए घूमने जाते हैं, तो लड़की लड़के से कह रही है कि यारी जरा निभाना मौत तक, मतलब 7 जन्म की कस्में वादे दे रहे हैं, रूहानी पहाड़ियां आगे चढ़े, कि भैया यारी जरा निभाना मौत तक, रूहानी वह भी बहुत घूमना फिरना है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, इसलिए साथ मेरा नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। तो यारी का मतलब हो गया इट्रियम एटॉमिक नंबर 39, जरा का मतलब हो गया जिंक्रोनियम एटॉमिक नंबर 40, निभाना का मतलब हो गया नायोबियम एटॉमिक नंबर 41, मौत का मतलब हुआ मोबिलिडिनियम एटॉमिक नंबर 42, तक का मतलब हुआ टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर 43। अब ये रूहानी के अंदर ये जो आरयू है बेटा, ये आपका है रुथेरियम 44, और इसी के अंदर ये जो RH है ये आपका है रोडियम 45। उसके बाद फिर से अगर अपन देखें तो आपके पास पैलेडियम आ गया 46, सिल्वर आ गया 47 और कैडमियम आ गया एटॉमिक नंबर 48। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम सबको मालूम है, इनके नियरेस्ट नोबल गैस फोर्थ पीरियड वाली होगी, एंड फोर्थ पीरियड की जो नोबल गैस है वो कौन है बच्चों, क्रिप्टॉन। कौन है, क्रिप्टॉन। तो आपने, और क्रिप्टॉन कौन से एटॉमिक नंबर पे आता है, 36 पे, मतलब 4p6 तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने यहाँ पे लिख दी। 4p6 देखो मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, क्योंकि क्रिप्टॉन नोबल गैस है और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन p6 पे खत्म होती है, तो फोर्थ पीरियड की नोबल गैस के लिए 4p6 आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बातचीत करना आपको सीखना है, और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी वो कोशिश है कि आप भी इसी तरीके से इसको इतनी अच्छी थॉरो रिवीजन करें कि जैसे मैं चीज़ों को रेप्लिकेट कर रहा हूँ आपका दिमाग भी वैसे ही रेप्लिकेट करे। तो क्रिप्टॉन के बाद 4s जब भर गया तो नया इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5s,
2 एंड एक इलेक्ट्रॉन जो बचा 4d1, फिर किस में जाएगा 5s2 4d2। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तो देखो उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप एक चीज देखो, अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूं तो जो मेरा पहला एक्सेप्शन था वो कब आया बेटा, फोर्थ पोजीशन, क्रोमियम पे आया कि नहीं। और क्रोमियम ने अपने फोर्थ पोजीशन पे जो कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आ रहा है, वहां क्या हो रहा है कि एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो आपका एस ब्लॉक बोल रहा हूँ, एस ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में जा रहा है, डी में जा रहा है और उसको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दे रहा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 3D सीरीज में इस तरीके की जंपिंग फोर्थ पोजीशन से देखने को मिली, फिफ्थ पीरियड में 4D सीरीज के अंदर यही जंपिंग हमको थर्ड पोजीशन से देखने को मिलेगी। सो इट विल बी 5s1 और 4d4। अब देखो 4d4 कैसे हुआ ये भी समझा देता हूं। तो आपको मालूम है कि भाई अगर कुछ एक्सेप्शन नहीं होता तो ये क्या होता 5s2 और एक जो नया इलेक्ट्रॉन है वो d में गया तो 4d3। अब क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन d में कूद रहा है एक्सेप्शन के फॉर्म में, तो ये 4s1 4d4। अब हुआ क्या था कि जब हम क्रोमियम के बाद मैंगनीज पे गए थे तो ये गलती सुधार ली गई थी और वापस इलेक्ट्रॉन s में भेज दिया गया था एंड उसके बाद सीक्वेंस कंटिन्यू हो गया था। पर यहाँ पर मोबिलिडिनियम के बाद जितने भी लोग ये गलती सुधारने पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया वो चला ही गया एंड इट विल बिकम 4d5, it will become 4d6, it will become 4d7 and it will become 4d8। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चे कि पैलेडियम की अगर इसी एक्सेप्शन से चलूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4d9। अब पैलेडियम बोलेगा कि भाई अगर मेरा यही एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए तो ये 4d10 हो जाएगा एंड मुझे मिल जाएगी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाली स्टेबिलिटी। तो इसीलिए पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं और आपका इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाता है और इसको एक फुलफिल स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से ध्यान रखना क्योंकि यहाँ कोई s इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आया समझ में कि नहीं। अब 4d10 पूरा भर गया, भरा हुआ तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो अगेन जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5s में जाएगा इन बिकम 5s1, फिर से नया इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा और ये बन जाएगा 5s2। तो आप अगर देखेंगे तो ग्रुप 11 में जो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की टेंडेंसी है वो वैसी की वैसी ही चल रही है। एक्स्ट्रा में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिला कि थर्ड पोजीशन से ही यहाँ पे एस का एक बंदा डी में कूद गया एंड वो गलती फिर सुधरी नहीं और वो गलती इतनी बदतर हो गई कि जब पैलेडियम पे पहुंचे तो पैलेडियम का दूसरा एस इलेक्ट्रॉन भी डी में चला गया टू गेन फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, इनकी बढ़िया शादी हो गई है, शादी होने के बाद लड़के घूमने गए हैं और जिंदगी बढ़िया कट रही है। तो यही कटते कटते जिंदगी कटते कटते इनके 4-5 साल शादी के निकल गए और 4-5 साल बाद फिर से ये लड़का मिला और इसी लड़के के घर पे इसके दोस्त गया तो उसने दोस्त ने इसकी हालत देखी तो आके अपने दोस्तों को बताता है कि जो 6th पीरियड के लोग हैं 5D सीरीज, तो कहता है कि भाई जो लड़का है हमारा जिसने शादी करी है, लव मैरिज करी है, उसका नाम है ओसामा AC रदरफोर्ड। तो कहता है भाई ओसामा भाई की जिंदगी तो ऐसी नरक हो गई शादी के बाद कि उसकी बीवी क्या कहती है, उसकी बीवी कहती है ला हफ्ता वरना रे ओसामा, सीधा नाम से बुला रही है पति को, AG OG नहीं, वरना रे ओसामा इरफान पीटेगा। इरफान मान लो लड़की का भाई है और हंसेगा। तो लड़की क्या कह रही है, मतलब सोच रहे हो जो इतने वादे ले रही थी कि 7 जन्मों का प्यार है, रूहानी पहाड़ियां घूमनी है, अब भाई साहब उसमें ऐसा बदलाव आ गया कि भैया कहती है कि जो भी तुम कमा रहे हो हफ्ते के फॉर्म में हाथ में रखते जा वरना मेरा भाई इरफान पीटेगा और हंसेगा। तो लड़का ठीक है तंग हो गया। तो ला मतलब लैंथनम, एटॉमिक नंबर 57। अब हफ मतलब हाफनियम एटॉमिक नंबर 72। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ गलत कर रहे हो आप। मैंने कहा क्यों, तो आप बोलोगे सर आप खुद देखो 39 एटॉमिक नंबर के बाद यहाँ पे एक ही यूनिटी का डिफरेंस है। भाई कोई भी जो आप पीरियड में एलिमेंट रखते हो उनके बीच में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है वो यूनिटी का ही होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो सर यहाँ पे कौन सी यूनिटी है, यहाँ तो 57 के बाद 72 आ रहा है।
अरे मैंने कहा तो मुझे बोलने का मौका दो। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि डी ब्लॉक के आपके इनके बीच में आने वाले जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 है, इनको हमने डी ब्लॉक में से निकाल कर अलग से रखा हुआ है, जिनको आप आगे चलकर 4f सीरीज या फिर लेंथेनॉइड्स के फॉर्म में जानोगे। एंड यही वो एलिमेंट हैं जो एफ ब्लॉक क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ 57 के बाद सीधा 72 देखने को मिला है। ता मतलब क्या हो गया, टेंटलम एटॉमिक नंबर 73, वर्ना का मतलब टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74, रे का मतलब रेनियम एटॉमिक नंबर 75, ओसामा का मतलब ओस्मियम एटॉमिक नंबर 76, इरफान का मतलब एटॉमिक नंबर इरिडियम 77, पिटे का मतलब प्लैटिनम एटॉमिक नंबर 78, और का मतलब गोल्ड एटॉमिक नंबर 79, एंड हंसे का मतलब मरकरी एटॉमिक नंबर 80। अब सिक्स पीरियड वालों के लिए जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो कौन होगी, फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है, जिनॉन। जिनॉन मतलब क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर 54। 54 पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है 5p6, अगेन ग्रुप 18, ठीक है। तो 5p6 के बाद आता है 6s2 एंड आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है डी में, इसलिए इसको 5d सीरीज बोलते हैं। अब बात आ रही है कि भाई आपने जिनॉन लिखा, 6s2 लिखा, अब अगर यहाँ पे आप सीधा 5d2 लिख दोगे तो कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन में ये जो एलिमेंट 58 से 71 के फॉर्म में अलग हैं, इनका कहीं जिक्र ही नहीं है। और जब हम एक एटॉमिक नंबर के बाद अपने नेक्स्ट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जितने भी उससे पहले आए हुए एलिमेंट हैं उनकी झलक, उनकी परछाई उस कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलती है जिसकी आप लिखने जा रहे हो। तो अगर मैं हाफनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं 58 से लेकर 71 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी झलक देखने को मिलेगी, और उनकी झलक आपको देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि वो एफ ब्लॉक के बंदे हो जाते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, एंड देन वी जो हमारा नया इलेक्ट्रॉन डी में जाता है 5d2। अब 6s और 5d के बीच में क्योंकि 4f आ गया, इसी वजह से यहाँ पर आपको s का एक इलेक्ट्रॉन कूद के d में जाता हुआ नजर नहीं आता और एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलता है, और जो नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था ये उसी को फॉलो करते। तो 5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7, अब आना चाहिए प्लैटिनम पे 5d8। क्या होना चाहिए प्लैटिनम पे, 5d8 होना चाहिए, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन 6s2 4f14 5d8। बट अगेन आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन शो करता है, और आपको इस एक्सेप्शन को याद करने का तरीका बताता हूं कि अभी तक आपने कहीं पर भी D9 नहीं देखा है। सो प्लैटिनम इज द ओनली एलिमेंट जो D9 शो करता है, और D9 अगर इसको शो करना है तो उसका एक ही तरीका है कि S के इलेक्ट्रॉन को D में जंप करा दिया जाए, और जैसे ही D में जंप कराएंगे तो 6s1 5d9। अब नया इलेक्ट्रॉन D में गया तो क्या हो गया 5d10, और कॉन्फ़िगरेशन 6s1 4f14 ऐसी की ऐसी ही रही, एंड अगेन डी पूरा भर चुका है। तो जो नया इलेक्ट्रॉन है मरकरी के लिए वो अगेन s में ही चला जाएगा, और ये 6s2 4f14 5d10 जैसी कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको क्यों इनको 5d सीरीज, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, बीच में जो एलिमेंट गायब है वो कहाँ पर रहते हैं, हर किसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहाँ पर एक्सेप्शन है, वो सब कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे देखो थरो डिस्कस कर लिया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सिक्स पीरियड की बात एकदम क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, तो अगर सिक्स पीरियड क्लियर है तो इसी के साथ सेवेंथ पीरियड की बात करते हैं। तो सेवेंथ पीरियड को क्या कहते हैं बेटा, सेवेंथ पीरियड को हम कहते हैं 6d सीरीज। तब आपको समझ में आ गया होगा कि हम फोर्थ पीरियड को 3d सीरीज क्यों कह रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। फिफ्थ पीरियड को 4d सीरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा है। सिक्स्थ पीरियड को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा है। एंड सेवेंथ पीरियड को 6d क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ 6d में जा रहा होगा। तो यहाँ पर अब भैया जो हमारा लड़का है ओसामा ऐसी रदरफोर्ड, वो परेशान हो गया अपनी बीवी से, साला मार रहा है, जिंदगी झंड हो गई है। तो इसी वजह से भाई साहब एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, और खबर आती है कि एसी रदरफोर्ड डूबा
सागर में भाई साहब ने क्या कर लिया, सुसाइड, क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो एसी रदरफोर्ड डूबा सागर में। अब इतना बड़ा अगर किसी ने कदम उठा लिया तो उसकी बीवी का तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, पर बीवी फिर भी इतनी निर्दयी है कि अपने भाई से कहती है कि भाई, और उसके भाई को हंसी आ रही है तो थोड़ा सा उसको कहती है कि भाई हंस मत, 10 और टेंशन, 10 राग, राग मतलब कुछ और टेंशन पड़े हैं कोने में, कि 10 टेंशनें साइड में पड़ी, उस पर ध्यान दे, वो गया तो गया। ठीक है, बस थोड़ा हंस वस मत, लोगों को लगेगा नहीं तो अपन ने मारा है। ठीक है, तो एसी का मतलब हो गया एक्टीनियम 89, रदरफोर्ड का मतलब हो गया रदरफोर्डियम 104। फिर आपका दिमाग खटका, सर, तो मैंने कहा सर क्या कर रहे हो, अभी बताया जैसे सिक्स पीरियड में 58 से 71 वाले लोगों को अलग रख रखा है, वैसे ही यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के जितने भी एलिमेंट हैं इनको अलग से रख रखा है, और यही अलग से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको देखने को मिलते हैं एज 5F सीरीज, या आप इनको एज एक्टिनॉइड्स भी पहचानते हो। और यही एक्टिनॉइड्स आगे चल के दूसरा एक सीरीज ऑफ एलिमेंट है जो एफ ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। आया समझ में? अब आ जाते हैं वापस डूबा। डूबा मतलब डर्बियम 105, सागर मतलब सीबोर्जियम 106, भाई का मतलब बोरियम 107, हस का मतलब हैस्मियम 108, मत मतलब मेटेनियम 109, 10 मतलब डाम स्टेडियम 110, राग मतलब रोजेंटीनियम 111 एंड कोने का मतलब कॉपर्निशियम 112। तो इन सब के लिए इनकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन होंगी बेटा? रेडॉन, क्योंकि सिक्स पीरियड में जो नोबल गैस आती है वो होती है रेडॉन। तो इन सब के लिए नियरेस्ट नोबल गैस में लिख देता हूँ रेडॉन। क्या लिख देता हूँ? रेडॉन लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जल्दी जल्दी जा रहा है सब कुछ दिमाग के ऊपर? अगर जल्दी जल्दी जा रहा है तो स्पीड को यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, ठीक है, 1.1 से 0.9 कर लो, एकदम धीरे धीरे सुनाई देगा। और जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है और जिनको जो रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, फ्लरिश अपने नॉलेज को एक बार कर रहे हैं तो 1.3 1.4 पे देखें या 1.5 पे देखें, तब भी उनको फटाफट फटाफट सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। सो एक्टिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन। रेडॉन के बाद आप क्या देखने को मिलते हो? 7s2, एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है? 6d1। बट रदरफोर्डियम के लिए हम सीधा इलेक्ट्रॉन 6d में नहीं भेज सकते, क्योंकि जो बीच में एलिमेंट एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, एंड उसके लिए आपके आते हैं 5f वाले ऑर्बिटल। इसमें पूरे के पूरे जो 90 से लेकर 103 के बीच में 14 एलिमेंट रह रहे हैं, पूरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को 5f में भरा गया है। नाउ इट विल बिकम 6d2। और यहाँ पे अगेन आपको कोई एक्सेप्शन नहीं, जो ट्रेंड हमने सीखा है 6d2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, बट ग्रुप 11 में जो चल रहा है कि जैसे ही D9 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के फुलफिल स्टेबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे, तो वो पूरे ग्रुप 11 में चलता रहता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो 6d पूरा भर गया तो 6d10, 5f14, 7s2। तो इस तरीके से बेटा देखो, आपके पास जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको मैंने कैसे याद रखना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो अगर ये सारी चीज़ मैंने जब डिस्कस कर ली तो अब बारी आती है इन लोगों की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप एक बात देखो, यहाँ पर अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे यहाँ पे 7 है, आपको इधर दिखाता हूँ, फिफ्थ पीरियड सिक्स पीरियड के केस में 6 है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड के केस में 5 है, एंड फोर्थ पीरियड के केस में 4 है। बट जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि एलिमेंट डी ब्लॉक का, या इस वजह से ये डी ब्लॉक में रह रहा है, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन हमेशा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो एक क्वांटम नंबर लेस है, जैसे 4 है तो 3, ठीक है, 5 है तो 4, 6 है तो 5 एंड 7 है तो 6, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोनों को आप यूज करते हैं और सीरीज में लिखते हैं कि जो छोटा क्वांटम नंबर है उसको पहले तो n-1 और उस छोटे क्वांटम नंबर से d जुड़ा है, जहाँ पे 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, एंड हाईएस्ट क्वांटम नंबर से s है, तो s में कभी 0 इलेक्ट्रॉन है, किसके केस में? पैलेडियम के केस में। 1 है बहुत सारे लोगों के केस में, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, आपके
नायोबियम, टेक्नीशियम, ये सारे लोग, एंड नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है ही है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जो आपको देखने को मिली वो n-1 d1 से 10 ns02 हो गया कि नहीं। अब आपको यहाँ से क्या पता है कि यही जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही आपको किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर बताता है। क्या बताता है? पीरियड नंबर बताता है। दूसरी चीज, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के उस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस बात का अंदाजा लग जाना चाहिए। तो अभी तक आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? भैया आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही होता है। बट डी ब्लॉक में इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट ये कहता है कि जो आपका अल्टीमेट शेल है, मतलब जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसको अल्टीमेट शेल कह रहे हैं एनएस, इसके इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जस्ट जो एस के अंदर वाले ऑर्बिटल लाइक डी वाले जो ऑर्बिटल है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, एंड उनको कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? पेन अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन। तो वो हो गए n-1 डी वाले। तो यहां पर अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं बच्चों, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि ns और n-1 डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों मिलके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आया समझ में? तो इसी वजह से यहां पर अगर अब मैं बोलूं तो यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आपको पता चल गया एलिमेंट डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही काउंट किए तो वही इनका क्या बन जाता है? ग्रुप नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रुप नंबर। और ये तो आपको पता ही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री किस में हो रही है? डी में, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। दूसरी चीज, एक चीज देखो आप अगर आप देखोगे वैसे तो अगर आप आउटर मोस्ट शेल की बात करो और अगर उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाए तो आउटर मोस्ट शेल एनएस है, और एस में कभी 0 कभी 1 कभी 2, तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती कितनी कम होगी। बट जैसे ही पेन अल्टीमेट शेल को आपने इन्वॉल्व कर दिया वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन धड़ाके से बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकदम से बढ़ने की वजह से ये बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और एक उसी में से ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इनमें बढ़ते जाएंगे तो आप क्या देखोगे? मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो मेटल्स हैं एस ब्लॉक जिसके अंदर जो मेटल है या पी ब्लॉक में जो मेटल्स हैं उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रखते हुए पाए जाते हैं। इसी वजह से इनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो उनके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, और अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इसीलिए जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये अच्छे खासे हार्ड और रिजिड होते हैं। दैट्स वाई आप इनको कंस्ट्रक्शन साइट्स, एल्यूमिनियम को अपने यूटेंसिल्स के अंदर, इन सब जगहों में आप यूज़ करते हो। आया समझ में कि नहीं आया? सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? देखो आपके सामने हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज, फोर्थ पीरियड कैसे याद रखना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखनी है, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर हैं, सब चीज़ें हम लोगों ने क्या करी, हर एक पीरियड वाइज डिस्कस किया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस किए, समझ में आई। और डी ब्लॉक के लिए आपको क्या पता एक्स्ट्रा में होना चाहिए वो आपको हमने क्या करे, डिस्कस करे। ऐसे ही यहाँ से आपको एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपके ग्रुप 11 के एलिमेंट्स होते हैं लाइक कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सॉरी अगर सीरीज वाली लिखूँ तो कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कोइनेज मेटल्स भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम कोइनेज मेटल्स। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है। आया समझ में? सो आई होप आपको डी ब्लॉक की पूरी क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्विक एंड शॉर्ट रखेंगे, जिससे आप रिवाइज करने के साथ साथ आप हाफ एन आवर 40 मिनट्स का जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म करो सो नेक्स्ट 20 मिनट्स में इसको थॉरो रिवाइज कर लो। अगर किसी को नोट्स साथ साथ में नहीं बनाए गए तो पॉज करके अच्छे से पूरे नोट्स कवर कर लो, उसके बाद 10-15 मिनट लगा के एनसीईआरटी रिवाइज कर लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब मेरे लेक्चर को अगर आप 1.5 घंटे का प्लानिंग के साथ कि आज दिन के 1.5 घंटे में मुझे रोहित सर के लेक्चर्स को पढ़ना है, तो 40 मिनट्स में कंटेंट सर डिलीवर कर रहे हैं, नेक्स्ट 20 मिनट्स में मैं अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लूंगा, एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर में उन्हीं नोट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग कर लूंगा जहां तक सर ने पढ़ाया है। सो आपका 1.5 घंटे में सब कुछ कंप्लीट हो रहा है बच्चों, सब कुछ।
और जैसे जैसे क्वेश्चंस की बारी आएगी तो मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तब से स्टार्ट कर सकते हो। और आपको लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बेसिक बेसिक आपको दिख रहे हैं, आप करना चाहते हो, आप अभी से भी शुरू कर सकते हो। सो अगेन मेरी सिंपल सी रिक्वायरमेंट क्या है आप लोगों से कि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ें, आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से लिखें, उसको अच्छे से रिवाइज करें एंड इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। लेक्चर्स जो मैं लेक्चर वाइज आपके लिए पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको मेरे साथ साथ देखते रहें। सो टिल देन स्टे ट्यून, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। बिल्कुल आप लोगों के एक सब्सक्राइब से चीज़ें और ग्रो होती हैं और बच्चों को पता चलेगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड वेट फॉर लेक्चर नंबर 7। थैंक यू बच्चों।